चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी मेंस की इस क्लास में आज का जो हमारा टारगेट है वह है क्वेश्चन आपके सामने हैं और इन्हें हम एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम जो है क्या करते हैं कि डेली का टारगेट डिसाइड करते हैं और इस टारगेट के अनुरूप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक प्रकार की यूँ समझ लीजिएगा कि यह जो है आपकी क्या है, टेस्ट सीरीज है। अगर आप चाहें तो इनका क्वेश्चन का आंसर लिख करके आप भेज सकते हैं। यह आज जो है हमारी यूट्यूब पर जो है दूसरे नंबर की क्लास है। इसके पहले भी हम टेलीग्राम में कई जो है काफ़ी पहले से कर रहे हैं। मुझे लगा कि जब हम प्रयास करते ही हैं तो इसे यूट्यूब पर भी देना चाहिए ताकि और भी लोग जो है इसका लाभ ले सकें। तो चलिए बात करते हैं अपने टारगेट की और जो है इनके आंसर लिखते हैं और बात करते हैं किस प्रकार से एमपीपीएससी मेंस में जो है आंसर राइटिंग की जाती है, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के समय और मानकों को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे हमें नंबर मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं, जानकारी दे दी जाए। आपको अगर इस प्रकार के ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको क्या जुड़ना होगा, जीएस क्विज चैंपियन ग्रुप में जो है आपको जुड़ना होगा और ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप ये वाला नाम जो क्या कर सकते हैं, सीधे जो है आप टेलीग्राम ग्रुप पर जो है जा कर के सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। इसमें जो है प्री के लिए भी टेस्ट डेली होता है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, जीएस का शाम को होता है और जो है मेंस के लिए भी लिखने का प्रोग्राम चलता है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब आज के जो है हमारे क्वेश्चन हैं एमपीपीएससी मेंस, ये 2026 को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम है। किसको ध्यान में रखते हुए, 2026 को ध्यान में रखते हुए हम चल रहे हैं। यदि आप 2025 वाला जो है मेंस देना चाहते हैं, हालांकि मुझे भी जो है 25 वाला मेंस लिखना है, तो आप लिख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी उस हिसाब से हम जो है क्वेश्चन की वेटेज भी बढ़ाते जाएंगे। अभी ये शुरुआती लेवल है, अभी हम जो है 50-50 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन की ऐसे डेली प्रैक्टिस किया करेंगे। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जाएगी, फिलहाल ये अभी 2026 के लिए टाइम है, तो इसलिए धीरे धीरे जो है हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारे पास में क्या है आज के टारगेट में, 27 सितंबर के टारगेट में 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर के। ये डेली रहता है, आज दूसरे नंबर का है यूट्यूब पर। पहला क्वेश्चन है रत्निन, दूसरा है पूषण, तीसरा है कुशीदिन, चौथा है ऋग्वैदिक कालीन 10 जन जो 10 राज युद्ध हुआ था, उन 10 जनों के नाम लिखना है। और आपका है त्रिदिन। ये पूरा का पूरा टेस्ट आपका इतिहास विषय के अंतर्गत वैदिक काल से जो है, वैदिक काल से क्या है, संबंधित है। और जो आपके 5 मार्कर प्रश्न है जो कि आपको 60 वर्ड में क्या करना होता है, लिखना होता है। सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर लिखिए। और दूसरा प्रश्न है ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। और जो आपका 10 नंबर का प्रश्न है वो है आपका आर्यों के मूल निवास संबंधी विभिन्न मतों का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको क्या करेंगे, हम पहले जो है इनका बताएंगे किस प्रकार से लिखना है और अंत में आपको जो है मॉडल जो है आंसर का मॉडल आपको दिखाएंगे और उसमें जो है किस प्रकार से लिखा हुआ है उनको भी समझाएंगे कि क्या क्या आपको खामियां हैं, क्या क्या जो है अच्छाइयाँ हैं, कैसे क्या लिखना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जो है, हम 2 मार्कर के क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए ये तो ये रटने वाली बात है, मैंने जल्दी से बता दूंगा। मेन फोकस जो रहेगा 6 मार्कर्स और जो है आपका 10 मार्कर, उसमें जो विश्लेषण वाली मूल्यांकन वाली चीज़ें हैं उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे हम, जो है लगभग 30 से 40 मिनट में। रत्नन की बात की जाए तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या नाम है, शतपथ है ब्राह्मण ग्रंथ है। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है किस वेद का है आप बताइएगा। अगर प्री में मेरे साथ जुड़े हुए हैं जीएस के जो उस क्लास में अगर जुड़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि यह जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण है, यह किस वेद से संबंधित है, तो आप बताएंगे यजुर्वेद से संबंधित है। तो इस ब्राह्मण ग्रंथ में हमें क्या मिलती है, 12 रत्न की जो है जानकारी मिल जाती है। क्या मिलती है, 12 रत्न की जानकारी मिलती है। और ये रत्न क्या होते थे, यह जो है आपके प्रशासनिक अधिकारी होते थे। क्या होते थे, प्रशासन में जो योगदान करने वाले हैं वो क्या होते थे, अधिकारियों को क्या कहा जाता था, रत्निन कहा जाता था। और इनकी संख्या कितनी होती थी, 12 होती थी। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अगर इनकी जो है प्रमुख रत्न के आप नाम लिखना चाहें तो नाम में लिख सकते हैं। जैसे कि पुरोहित जो है, पुरोहित होता था, यह राजा का प्रमुख जो है सलाह देने वाला और भी जो है वैदिक ज्ञान किस प्रकार से जो है, यदि शासन जो है किस हिसाब से चल रहा है, वेदों के हिसाब से चल रहा है, तो उस बारे में ये जानकारी देता था। और कोई युद्ध लड़ने से पहले उसका भविष्य देखता था। जो है ज्योतिषी के अनुसार पर जो है ये कार्य पुरोहित के होते थे और सलाह देना भी होता था। इसके अलावा महिषी जो पटरानी होती थी उसे क्या कहा जाता था, महिषी कहा जाता था। ये भी नवरत्नों में शामिल होती थी।
युवराज भी नवरत्नों में शामिल होता था। अन्य प्रकार के जो सैन्याधिकारी होते थे बड़े, वो भी शामिल होते थे। ग्रामीणी भी इसमें शामिल होता था। तो क्या इतना सब लिखना पॉसिबल है? नहीं। आपके बताएंगे इसकी ये क्या होते थे, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी। तो ये क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला जवाब जिसमें लिखना है आपको, वो लिखना है ये क्या था रत्न। तो क्या का जवाब लिखना है, और क्या का जवाब क्या लिखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन क्या होते थे? प्रशासनिक अधिकारी होते। अंत में मॉडल लिखा हुआ है, उसमें जो आप देख लीजिएगा, यहाँ समझ लीजिएगा। और दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है ये बताएंगे। तो आप बता देंगे कि शतपथ ब्राह्मण में जानकारी मिलती है, और कॉमा करके बता देंगे इनकी संख्या कितनी होती थी, 12 होती थी। फिर बता देते हैं प्रमुख रत्न बता दीजिए, या फिर आप क्या बता दीजिएगा, इनका कार्य बता दीजिएगा। तो राजा को शासन में सहायता करना, ये क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। चलिए, ये आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इतने में। त्रिऋण की बात करें तो 3 ऋण होते थे। कौन कौन से होते थे? एक ऋण होता था पितृ ऋण होता था। क्या होता था? एक पितृ ऋण होता था, एक होता था देव ऋण, और एक होता था ऋषि ऋण। क्या होता था? ऋषि ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण होते थे। पितृ ऋण, यदि आप जो है अपने गृहस्थ जीवन के दौरान संतान उत्पत्ति कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे? पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। देव ऋण, अगर आप यज्ञ अनुष्ठान कंप्लीट करवाते हैं तो क्या हो जाएंगे? देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि ऋण, जो आपने ऋषि मुनियों से ज्ञान लिया हुआ है, उनके ज्ञान का कल्याण के लिए उपयोग करेंगे और वेद पाठों का अध्ययन करेंगे तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है? 3 ऋणों के नाम बताना है। प्रत्येक प्राणी का क्या होता था? लक्ष्य होता था, मनुष्य का जो है लक्ष्य होता था कि इन ऋणों से मुक्त हो जाए। अगर उसे क्या करना है? मोक्ष प्राप्त करनी है। जैसा कि मोक्ष क्या है? मानव जीवन का वैदिक धर्म में परम लक्ष्य माना गया है। तो इसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी था कि पहले वह 3 ऋणों से क्या हो? मुक्त हो। अगर वह मुक्त नहीं होता है तो उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। तो इनसे उनको मुक्त होना बहुत ज़रूरी था। और ये कब ये ऋण से मुक्त हो जाते थे? गृहस्थ आश्रम के दौरान। जब हमने पढ़े हुए थे आश्रम व्यवस्था, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की थी, तो उसमें 4 आश्रम देखे हुए थे। उन 4 आश्रमों में से जो है 25 वर्ष से लगा कर के 50 वर्ष तक की जो आयु का आश्रम था वो क्या था? गृहस्थ आश्रम। उस आश्रम में जो है 3 ऋणों से इंसान को मुक्त होना होता था। तो क्या क्या लिख देंगे? सबसे पहले लिखेंगे इन 3 ऋणों के नाम लिख देंगे पहली लाइन में। दूसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे? दूसरी लाइन में लिखेंगे कि मोक्ष प्राप्ति की पूर्व शर्त होती थी इनसे ऋण होना, और ये कब इनको चुकाना होता था? तो ध्यान रखिएगा, ये गृहस्थ आश्रम के दौरान जो है चुकाना होता था। इस प्रकार से आप इसे भी लिख देंगे। फिर से कह रहा हूँ, आपको बाद में मॉडल शो कर दिया जाएगा, उसके अनुसार लिखिएगा। यहाँ समझने पर ध्यान दे लीजिएगा कि शब्द का मतलब क्या होता है, लिखना कैसे है। ठीक है। वैदिक कालीन 10 जन, तो 10 जन कौन से होते थे? तो वैदिक काल में जो 10 राजयुद्ध हुआ था उनमें तो 5 जन थे। कौन से थे? पंचजन। पंचजन ये जो थे आपके आर्य थे, आर्य थे। और एक जो 5 जन थे वो थे आपके अनार्य। अनार्य यानी कि जो आर्य नहीं थे। इनमें नाम आता है, एक आता है पक्त, एक आता है भलानस, भलानस, एक आता है विषाणनी, 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 पक्त, भलानस, विषाणनी, शिवी, शिवी। ऐसे जो करके कितने नाम आते हैं? कुल जो है इसमें 5 नाम आते हैं अनार्य में। और जो आर्यों में 5 नाम आते हैं वो कौन से हैं? एक है आपका यदु, यदु, एक है पुरु, एक है अनु, एक है द्रहु, द्रहु, एक है तुर्वसु। क्या है? तुर्वसु। तो ये जो है आपके पंचजन होते थे। ये आर्यों के 5 कबीले थे, इन्हें पंचजन कहते थे। ये अनार्यों के थे। तो इन्हीं को मिला करके आपको सिर्फ क्या कर देने हैं? 10 नाम लिख देने हैं और बता देना है कि इन्हीं के मध्य में 10 राजयुद्ध हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक लाइन में ये नाम लिख दीजिएगा, एक लाइन में ये नाम लिख दीजिएगा, बस इतना ही। कोई जरूरी नहीं 3 लाइन लिखा जाए। 10 शब्द में वैसे उत्तर पूछ रहा था, 10-10 शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। 5 शब्द ये, 5 शब्द ये, और एक शब्द ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 12 शब्द हो जाएंगे। पर्याप्त है इतना आपको। पूषण की बात करें तो पूषण क्या होता था? ध्यान रखिएगा, देवता था ये। क्या थे ये? पूषण जो है एक देवता थे, देवता थे। और यह जो ऋग्वेद के समय पर, यानी कि ऋग्वैदिक काल में, यह किसके देवता थे? यह पशुओं के देवता थे। ऋग्वैदिक काल में यह जो है पशुओं के देवता थे।
और बाद के काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो जाते हैं? यह जो है शूद्रों के देवता बन जाते हैं, शूद्रों के देवता बन जाते हैं। तो यही लिखना है आपको, यही चीज़ें लिखना है। अगली बात करते हैं कुशी दिन। तो कुशी दिन जो होता था ये सूदखोरों के लिए ऋग्वेद में शब्द प्रयोग किया गया है। किसके लिए? सूदखोरों के लिए। और सूदखोर कौन होते थे? जो ब्याज के लिए पैसा देते थे उन्हें क्या कहा जाता? सूदखोर कहा जाता था। इनकी जो है उस समय पर निंदा भी की जाती थी। ये निंदनीय कार्य माना गया था उस समय पर। तो ये जो है आपके 5 प्रश्न क्या हो जाएंगे? 2 मार्कर हो जाएंगे। अंत में देखिएगा किस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ पर आप समझ गए। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है हमारा 5 मार्कर टॉपिक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इसमें क्या है, जो प्रश्न है हमारे पास में वो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या लिखना है, आपको अंतर लिखना है। ध्यान से देखिएगा कि अंतर लिखने के लिए आपके पास में क्या है भाई, 11 तो लाइनें होती हैं, फिक्स लाइनें होती हैं। आपको शुरुआत में सबसे पहले क्या देना है? परिचय देना होता है। 1 से 1.5 लाइन में आपको क्या देना होता है? परिचय देना होता है। और 1 से 1.5 लाइन में आपको लास्ट में क्या लिखना होता है? निष्कर्ष लिखना होता है। हालांकि ये हेडिंग नहीं डालनी होती, सीधे ऐसे ही लिख देते हैं। और बीच में क्या करना है आपको? उत्तर देना है। अगर आप पॉइंटों से अंतर लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। और आपके पास समय लगभग 2 मिनट 50 सेकंड का समय होता है क्या करने के लिए? 6 नंबर का उत्तर लिखने के लिए। अधिकतम आप मान सकते हैं 3 मिनट का आपके पास में समय है। तो 10 सेकंड का समय प्रश्न पढ़ने में लग जाता है। 2 मिनट 50 सेकंड आपको आंसर लिखने के लिए होता है। तो बताइए मैं क्या लिख दूं कि 2 मिनट 50 सेकंड में जो है आधा पेज भर जाए और हमें जो है 6 में से ना मिले ज़्यादा भाई नंबर, तो कम से कम हमें 3 नंबर से कम नहीं मिलना चाहिए सिलेक्शन के लिए। और 3.5 नंबर जो है आपको ज़रूरी हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए। 3 भी मिल जाएँ तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। अगर 3 से कम होते हैं तो ये जो है मेंस न निकलने की बात हो जाती है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता, जिसको आपको थोड़ा सा परिचय देना होगा शुरू में। तो सबसे पहले आप क्या देंगे? परिचय देंगे। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा भाई लिखने में, बोल दे रहा हूँ आपको, समझा दे रहा हूँ, बाद में भी आंसर देखना ही है आपको। तो परिचय में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पर थी वहीं पर वैदिक सभ्यता भी उदय हुई थी शुरुआत में। अगर मैप में आपने समझी हुई है, ठीक है, मैं देखना बनाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर लगभग देखें अगर इस वाले क्षेत्र में क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। इस प्रकार से थी सिंधु घाटी सभ्यता, दक्षिण में नहीं थी। ये वाली सभ्यता क्या थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। और जो वैदिक सभ्यता थी वो कहाँ पर हुई थी? वैदिक सभ्यता भी आपके इसी वाले रीजन में शुरुआत में हुई थी। किस में हुई थी? शुरुआत वाले रीजन में। इस प्रकार से वैदिक सभ्यता हुई थी ऋग वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुई थी बाद में? यह जो है गौतम राहुगण और विदेह माधव की कथा के अनुसार अगर देखें तो इनका विस्तार कहाँ पर हुआ था? गंगा के मैदान की ओर जो है इनका विस्तार हो गया था। तो ये क्या है, इनमें समानता है कि दोनों एक ही स्थान पर थे। जिन नदियों का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है उन्हीं नदियों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? वैदिक काल में मिलता है। तो परिचय कुछ इसी प्रकार से बना देंगे कि कुछ विद्वान जो है सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता को क्या मानते हैं? एक ही सभ्यता मानते हैं, एक ही सभ्यता का अंग मानते हैं। उनका मानना है कि यह जो है उन्हीं का एक ही हिस्सा है, जहाँ पहले जो है क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और उसी के थोड़ा सा आसपास में क्या थी? आपकी शहरी सभ्यता थी। तो कुछ विद्वान क्या मानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को क्या मानते हैं? एक ही सभ्यता का अंग मानते हैं। यद्यपि अधिकांश विद्वानों को देखा जाए तो अधिकांश विद्वान क्या कहते हैं? इनको अलग अलग मानते हैं। क्या मानते हैं? इनको अलग अलग मानते हैं। ध्यान रखना, वैदिक काल को अभी तक इतिहास के टाइम पीरियड में यह डिसाइड नहीं किया गया है कि यह ऐतिहासिक काल में आता है कि आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। वो तो सामान्यतः अध्ययन करने के लिए ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में पढ़ा जाता है। अभी इसका क्लियर वो नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का भी एग्जैक्ट टाइम डिसाइड नहीं है और वैदिक सभ्यता का तो डिसाइड है। तो देखिएगा अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? परिचय हो जाएगा।
और परिचय में यही बताना है कि कुछ क्या मानते हैं, इसे एक ही सभ्यता का अंग मानते हैं, कुछ इसे अलग मानते हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत क्या है, इनमें मतलब अलग अलग है। तो अब इसमें क्या आएगा, मुख्य बॉडी जो आएगी, सबसे पहले परिचय अधिकतम 2 लाइन में लिखना है। आपको क्या लिखना है, अधिकतम 2 लाइन में लिखना है, क्योंकि अंतर में हमें 5 बिंदु बताना है। और अंतर किस प्रकार से आप लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, टेबल के फॉर्मेट में लिखेंगे। ध्यान रखना, अगर वैसा अंतर लिखेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसमें समय भी ज़्यादा लगता है, और समय ज़्यादा लगने के साथ साथ में क्या होता है, आप जो है ज़्यादा शब्द भी नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अंतर लिखना है। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, टेबल बना लेनी है। और इस टेबल में आप क्या क्या दे देंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे आप आधार बिंदु। क्या लिख देंगे यहाँ पर, आधार बिंदु। और यहाँ पर लिख देंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ पर लिख देंगे वैदिक सभ्यता या संस्कृति या काल, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इनमें अंतर करना है, तो आपको 5 अंतर देने हैं। 5 अंतर में सबसे पहला अगर अंतर देखेंगे आप, तो सबसे पहला अंतर हो जाएगा आपका निवास को लेकर के। क्या हो जाएगा, निवास को लेकर के, निवास को लेकर के बताना है। दूसरा जो आपको अंतर बताना है, दूसरा अंतर बताएंगे आप व्यवसाय को लेकर के बता सकते हैं। किसको, व्यवसाय को लेकर के बता सकते हैं। तीसरा अंतर जो आप बता सकते हैं वो है युद्ध के बारे में दृष्टिकोण क्या था, युद्ध है, दृष्टिकोण, युद्ध है, दृष्टिकोण बता सकते हैं। और चौथे नंबर में आप बता सकते हैं धर्म के बारे में, यहाँ धर्म कैसा था। और 5वां बता सकते हैं यहाँ पर जो है धातु को लेकर के बता सकते हैं। हालांकि बहुत से अंतर हैं, लेकिन आप जो है इतने पॉइंट भी मैंने छांटी हुई है कि इनके आधार पर अंतर दिया जा सकता है। देखिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे तो निवास क्या होता था, नगरीय निवास था। कैसा निवास था, नगरीय निवास था। पक्के घरों में लोग रहते थे। कहाँ रहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्के घरों में रहते थे। और यहाँ पर वैदिक काल में जो निवास था लोगों का, ग्रामीण क्षेत्रों में था, कच्चे घरों में रहते थे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक प्रकार की झोपड़ी बनी हुई है। चित्र में देखिएगा, यहाँ पर एक बनी हुई झोपड़ी बनी हुई है, जो कि धान के प्यार से बनी हुई है या कांसे से बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या बने हुए हैं, पक्के घर बने हुए हैं, पक्के महल बने हुए हैं। यहाँ पर ईंटों का प्रयोग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो फोटो, एक फोटो जो लगी हुई है, इसमें एक साइड में क्या है, पक्का है, और एक साइड में क्या बनी हुई है, झोपड़ी बनी हुई है। ये निवास के अंतर को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। दूसरा, व्यवसाय देखेंगे तो इनका व्यवसाय जो क्या था, बड़े बड़े इनके पास में उद्योग धंधे थे, और जो है विदेशों में क्या करते थे, ये व्यापार करते थे। यहाँ पर जो है ये व्यवसाय क्षेत्र जो है बहुत उन्नत अवस्था में था। और यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो मुख्य व्यवसाय, यहाँ पर क्या था, उद्योग था। मुख्य व्यवसाय यहाँ पर उद्योग था। और यहाँ पर मुख्य व्यवसाय जो है कृषि या यूँ कहें पशुपालन था। कृषि या पशुपालन जो है यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। युद्ध का दृष्टिकोण, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है कि ये लड़ना भी जानते थे, ना ही कोई हमें पढ़ने को ऐसा मिलता है कि कोई युद्ध इन्होंने लड़ा हुआ है। लेकिन आर्य लोग जो थे, यह क्या थे, युद्ध प्रिय थे। इन्हें युद्ध अच्छा लगता था, ये एक दूसरे से लड़ते थे। हमें जैसा कि जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म देखेंगे तो यहाँ का धर्म जो है मातृ प्रधान है। कैसा है, मातृ प्रधान है। मातृ शक्ति की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, मातृ देवी की पूजा ज़्यादा होती थी। यहाँ का जो धर्म है पुरुष प्रधान है, यहाँ पर देवताओं की प्रधानता है। धातु की बात करें तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः कांसा की धातु होती, कांसा का प्रयोग होता था। और वैदिक काल में जो है लोहा की खोज हो गई थी, यहाँ लोहा का प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से आप एक एक शब्द लिख कर क्या बता सकते हैं, अपना अंतर दिखा सकते हैं, और अंत में निष्कर्ष बता सकते हैं कि इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त अंतर था, इन्हें एक दूसरे से संबंधित नहीं माना जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। अभी आप इसका मॉडल जो है देख करके लिखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आप अगर गौर से देख पा रहे हैं तो इसमें फोटो बहुत सारी लगी हुई हैं। यह जो है क्या है, गाय है। क्या है, ये गाय है। और यह जो क्या है, लोहे का काम करने वाला व्यक्ति है, यानी कि इसे जो है हम क्या कहेंगे, लोहार है ये। और ये क्या है, किसान है, जो कि क्या कर रहा है, गाय से संबंधित कुछ क्रियाएं कर रहा है। और ये क्या है आपका,
एक झोपड़ी बनी हुई है, झोपड़ी बनी हुई है। तो इन शब्दों से मैं क्या करूँगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ की अर्थव्यवस्था किसकी चारों ओर घूम रही है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो किसान हैं, तो यानी कि कृषि जो है यहाँ पर प्रचलित थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पर जो है मुख्यतः पशु है, यहाँ भी पशु है। और गाय जो क्या होती थी ऋग्वैदिक काल में मुख्य संपत्ति मानी जाती थी। ऋग्वैदिक काल की मुख्य संपत्ति क्या थी, गाय थी। गाय को क्या कहा गया है, अघन्या कहा गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया है अघन्या किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो गाय के लिए। इसका मतलब होता है वध न करने योग्य, यानी कि जिसको मारा नहीं जा सकता, ये मुख्य संपत्ति होती थी। इसका इतना महत्व था कि जो गाय दूहने वाली लड़की होती थी उसे क्या कहा जाता था, दुहित्री कहा जाता था। और राजा को जो है जनस्य गोपा कहा गया है। क्या कहा गया है, जनस्य गोपा। जो भी गोपा शब्द है ये गाय से संबंधित है। तो गाय से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती थी, इसलिए गाय जो है मुख्य संपत्ति के रूप में हमें क्या मिलती है, संकेत मिलती है। तो गाय क्या होती थी, मुख्य संपत्ति होती थी। लोग क्या करते थे, गाय चराते थे। और आर्यों का जो मुख्य भोजन होता था ना, वो क्या होता था, दूध होता था, यानी कि दुग्ध और इससे संबंधित जो है उत्पाद प्लस इसमें जो है जौ मिला करके क्या करते थे, खाते थे। ये जो है आर्यों का मुख्य भोजन होता था। इनका घर देख रहे हैं आपका जो है एक झोपड़ी में बना हुआ है, तो बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं है। क्योंकि जहाँ भी विकास होता है तो पक्की सड़कें हों, मकान हो। अब इसमें क्या होता है कि आधा जीवन जो है बरसात के समय पर एक बार इसे सही करना पड़ता है और जो है सुधार ही करते रहना पड़ता है। और एक जो पक्का घर होता है उसमें क्या है, एक बार उसे बनवाने के बाद में व्यक्ति क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, वह अपने अन्य कार्यों में योगदान देता है। तो ये जो है लोहार है, तो यहाँ पर हस्तशिल्प भी प्रचलित होता था। तो यही क्या थे यहाँ की अर्थव्यवस्था है। तो हम बता देते हैं क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, परिचय होगा। सबसे पहले क्या होगा, परिचय होगा। और परिचय में आप क्या बता सकते हैं, परिचय सभी का अलग अलग प्रकार से हो सकता है, या फिर आप बता सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो जीवन शैली होता था पूर्णतः प्राकृतिक जीवन था। कैसा था, प्राकृतिक जीवन था। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है कि मतलब कृत्रिम तरीके से बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं बना रहे हैं, विदेशों में बेच रहा है। तो इनका जीवन जो है प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित था। और इनकी अर्थव्यवस्था जो है घरेलू प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, जो मतलब कि एक सीमित क्षेत्र में कार्य कर सकती है। इस प्रकार के साधनों से ये बहुत दूर तक व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। और यह ग्रामीण जीवन में निवास करते थे। क्या से, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते थे, निवास करते थे। तो इन्हीं शब्दों का संयोजन करके अपना सेंटेंस बना करके क्या दे दीजिएगा, परिचय दीजिएगा। अब अर्थव्यवस्था में आपके क्या क्या पॉइंट आएंगे, तो आप देखिएगा। इसमें जो पहला पॉइंट आएगा आपका पशुपालन। क्या आएगा, पशुपालन। और इसमें आप लोग बताइएगा कि पशुपालन जो है आर्यों का क्या था, प्राथमिक पेशा था। क्या था, पशुपालन आर्यों का प्राथमिक व्यवसाय था। व्यवसाय था, ध्यान रखना। उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे तो प्राथमिक व्यवसाय क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। और बता दीजिएगा प्रमुख पशु कौन होता था। गाय जो है प्रमुख पशु होता था। इसके अतिरिक्त जो है बैल, घोड़ा, भेड़िया इत्यादि प्रकार के बकरियां पशु भी होते थे। बस इतना ही लिख पाएंगे आप 5-6 नंबर में। दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का जो पॉइंट आएगा आपका, पहला पशुपालन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कृषि। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कृषि क्या था, द्वितीयक पेशा था। द्वितीयक पेशा था। और प्रमुख फसलों के नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि जौ, इसके लिए यौ शब्द का प्रयोग किया जाता था। चावल, इसके लिए ब्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। मूंग, इसके लिए जो उस समय पर मुग्ध शब्द का प्रयोग किया जाता था। गन्ना, इसके लिए जो है इक्षु शब्द का प्रयोग किया जाता था। इक्षु शब्द का। ये क्या हो जाएंगे, प्रमुख फसलें हो जाएंगी, कृषि हो जाएगा। कृषि का उद्देश्य व्यवसायिक न होकर घरेलू जीवन का निर्वाह करना होता था। ये भी ऐसे शब्द डाल सकते हैं। तीसरे नंबर में आप क्या बता सकते हैं, तीसरे नंबर में उद्योग धंधे के बारे में बता सकते हैं। उद्योग धंधों के बारे में तो बहुत ज़्यादा नीचे दिखाने की बात नहीं है कि भाई ऐसा बिल्कुल कहें तो ऋग्वैदिक काल में उद्योगों का एक भी प्रचलन नहीं था। तो यहाँ पर कहेंगे कि हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग जो है प्रचलन में था। हस्तशिल्प उद्योग, अब हस्तशिल्प उद्योगों में कौन कौन से हो सकते हैं, जो है आपका लोहे का काम करने वाला लोहार हो जाएगा, कुंभकार उद्योग हो जाएगा, और इसके अलावा बढ़ई जो हो जाएगा।
तो ये सभी काम करते थे। बढ़ई कौन होता है? लकड़ी का काम करने वाले, जैसे दरवाजे बनाना, तख्त बनाना, कुर्सी बनाना इत्यादि प्रकार के कार्य जो ये क्या हो जाएंगे, हस्तशिल्प जो है प्रचलन में था। कपड़ा काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर बनता था और कपड़ा का निर्यात भी किया जाता था। सूती वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग दोनों प्रकार के यहाँ बनाए जाते थे। चौथे नंबर की अगर बात करेंगे उद्योग धंधों के बाद में, तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं व्यापार। तो व्यापार में बता सकते हैं कि व्यापार घरेलू स्तर पर होता था, साथ ही साथ जो है विदेशों में भी इसका व्यापार किया जाता था। आप बता सकते हैं कि जलीय माध्यम से भी व्यापार होता था और इसके लिए नाव का प्रयोग किया जाता था। स्थलीय माध्यम से भी व्यापार होता था, इसके लिए बैल तथा भैंसे, रथ इत्यादि का प्रयोग किया जाता था, घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। बस 4 पॉइंट बता करके आप क्या कर सकते हैं, अंत में अपना निष्कर्ष बता सकते हैं कि अतः ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित थी। अब बात करते हैं हम, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी विवादित प्रश्न भी रहता है और मुझे लगता है कि ये ज़रूर जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा किसी न किसी बार MPPSC मेंस में, क्योंकि अभी तक तो ये आया नहीं हुआ है। 5 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है, 11 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है कि आर्यों का मूल निवास संबंधी विभिन्न मतों का मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है आपको? मूल्यांकन करना है कि ये कहाँ से, आर्य जो है इनका मूल रूप से ये कहाँ के थे। तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक शब्द देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की इमेज लगी हुई है और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आप देख रहे हैं कि ये कोई यहाँ पर आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जो है नाव के माध्यम से कुछ लोग आ रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ पूजा पाठ प्रकार का हो रहा है और फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ग्रंथों की रचना हो गई है, ऐसा देख पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही भारत के इतिहास में हुआ था कि पहले एक सभ्यता थी यहाँ पर और फिर कुछ लोगों का आगमन हुआ, उनकी जीवन शैली क्या थी, कुछ अलग थी और उन्होंने अलग प्रकार से जीवन का जो है अपना संचालन किया और उसी को हम क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो ये लोग आए हुए थे, क्या भारत के ही लोग थे जिन्होंने इस पूजा पद्धति और धर्मशास्त्र, वेद ग्रंथ और जो वैदिक संस्कृति का जो है उदय हुआ, क्या वो लोग बाहर के थे कि यहीं के लोग थे, भारत के? तो इसी के संदर्भ में क्या करना है, हमें अपने मतों को प्रस्तुत करना, विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों को जानना है। तो देखो इसमें जो है पहली बात कहें तो हमें साक्ष्यों का काफ़ी कम अभाव देखने को मिलता है कि आर्य जो है आखिर कौन थे। तो पहली बात समझिएगा कि आर्य शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा किस भाषा का शब्द है, कई एक बार प्रश्न में आया हुआ कि आर्य किसका शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन। क्या श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो आर्य शब्द पहली बात क्या है, ये भाषा सूचक शब्द है, जाति सूचक शब्द नहीं है। क्या? यह एक भाषा सूचक शब्द है, जाति सूचक शब्द नहीं है। और इस भाषा सूचक शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो ये जो है बाहर से आए हुए थे और देखते हैं कि किन किन ने क्या कहा हुआ है, आगे इसको समझते हैं। आर्यों के मूल निवास के संबंध में तो सबसे पहले आपको क्या देना है, एक परिचय देना है। सबसे पहले क्या देना होगा आपको, यहाँ पर 3 लाइन का परिचय देना है 10 नंबर के प्रश्न में। और परिचय में बताएंगे, क्या बताएंगे कि आर्यों के निवास के संदर्भ में, आर्यों के मूल निवास को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है और जो इतिहासकार हैं उन्होंने कुछ आधार निकाले हैं और उन आधार पर साबित किया है कि ये लोग यहाँ के हैं। जैसे कि भाषा विज्ञान के आधार पर, किस आधार पर? भाषा विज्ञान के आधार पर। दूसरा है शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर। तीसरा है इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर। और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। इन 4 आधारों पर इतिहासकारों ने जानने की कोशिश की है कि ये लोग कहाँ के हैं। भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और यह जाना जाता है कि आज जो भारत में भाषा प्रचलित है और वह भाषा किसी दूसरे क्षेत्र में प्रचलित है तो उसका इतिहास कितना पुराना है। इस भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या यूरोपियन की भाषा में भी वही शब्द मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से भाषा विज्ञान का अध्ययन करके निकाला जाता है कि जो लोग अभी यहाँ पर हैं वो कहाँ के हैं और कैसे हैं, कहाँ से आए, इनका भी अध्ययन से निकाल सकते हैं। शरीर रचना से किन का रंग कैसा है, तो ये किन के वंशज हो सकते हैं, इनकी हाइट कितनी होती है,
तो इस प्रकार से शरीर रचना का अध्ययन करके भी क्या कर देते हैं, कई लोग अभी भी पहचान जाते हैं कि कौन द्रविड़ियन लोग है, कौन जम्मू कश्मीर साइड का है। जो भाषा विज्ञान और इनके जो अध्ययन करता है वो आसानी से पहचान लेते हैं कि ये वहाँ के रहने वाले लोग हैं। इतिहास में जो है कुछ साक्ष्य हमें इतिहास में मिल जाते हैं, जैसे ऋग्वेद में कई चीज़ें लिखी हुई मिल जाती हैं, और पुरातत्व कुछ सामग्रियों के आधार पर भी ये डिसाइड करते हैं कि आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था। एक एक करके देखते हैं। तो ये इनके आधार पर क्या बना देना है, परिचय बना देना है। क्या लिखोगे परिचय में कि आर्यों के मूल निवास को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। किन्होंने इतिहासकारों ने भाषा विज्ञान, शरीर रचना और इतिहास, पुरातत्व इत्यादि के आधार पर विभिन्न मत दिए हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से मत हैं? आर्यों को यह माना गया है, उन्हें 3 क्षेत्रों से संबंधित माना गया है कि वह इतिहासकारों का मत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्य जो कहाँ के थे, यूरोप के रहने वाले थे, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के रहने वाले थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि आर्य जो है मध्य एशिया के रहने वाले थे, वहाँ से भारत में आए हुए थे। कुछ का मत है कि आर्य उत्तरी ध्रुव में रहते थे और वह भारत में आए हुए थे। कुछ लोगों का मत है कि आर्य कहीं के नहीं थे, भारत के ही थे, और वह यहीं पर जो है विकसित हुए, समय के साथ में परिवर्तन को स्वीकार किया। चलिए एक एक को हम जानते हैं। अब जो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि वह यूरोप के थे, तो अधिकांश जो है अंग्रेज इतिहासकार, कौन? अंग्रेज इतिहासकार या पश्चिमी विश्व के जो है पश्चिमी क्षेत्रों, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र का मतलब ही होता है यूरोप वाला, यूरोप महाद्वीप के लोग। तो पश्चिमी क्षेत्रों के जो भी विद्वान हैं वो इस मत के समर्थक है। ये लोग कहाँ के थे? यूरोप के थे। और यूरोप में जो है 3 क्षेत्रों को क्या माना जाता है? माना जाता है कि यहाँ से आए रहे होंगे। एक है डेन्यूब नदी घाटी का क्षेत्र, कौन? डेन्यूब नदी घाटी का क्षेत्र। और एक है आपका जर्मनी का क्षेत्र, और एक है आपका रूस का क्षेत्र। तो यूरोप में इन क्षेत्रों से आए हुए मानते हैं। इनका डेन्यूब नदी घाटी से जो आने के लिए कहते हैं वो प्रोफेसर गाइल्स हैं, और वो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इसका विवरण कहते हैं। वो यहाँ पर मुख्यतः भौगोलिक पर्यावरण का संकेत देते हैं। किसका संकेत देते हैं? भौगोलिक पर्यावरण का संकेत देते हैं कि आर्य किसी ऐसे देश में रहते थे जो पर्वत पहाड़ों से युक्त था, और वह ऐसे देश में रहते थे जहाँ पर मतलब केवल वह द्वीपीय देश नहीं था, मतलब कि उसके चारों ओर पानी नहीं था, वो ऐसे क्षेत्र में रहते थे। और ऐसा क्षेत्र जो है डेन्यूब नदी के आसपास का क्षेत्र है। परंतु इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि भारत में देखोगे तो भाई चारों 3 ओर से तो क्या है, भारत जो है पानी से घिरा हुआ है। तो और भारत में जो क्या है, खूब भौगोलिक पर्यावरण है, पर्वत भी है, पहाड़ भी हैं, घाटियाँ, तो इनकी विशेषताएं भारत से मैच नहीं करती। इसलिए इन्हें क्या कर दिया जाता है, इस मत को अस्वीकार कर दिया जाता है। जर्मनी से भी क्या है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्य जो है जर्मनी का जो स्कैंडिनेविया क्षेत्र है, क्या है, स्कैंडिनेविया वाला क्षेत्र है, वहाँ से आए हुए हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ विशेषता भाषा के आधार पर यह माना गया है कि जो वहाँ भाषा प्रचलित थी वह इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा से क्या कर रही है, मेल खा रही है। और कुछ लोग कहते हैं रूस से जो है आए हुए हैं। तो आप इतना ही बता पाएंगे, इनमें एक एक लाइन 2-2 लाइन बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य एशिया वाले तर्क की जो है बात करते हैं। थोड़ा सा एशिया जो है इस प्रकार से लिखिएगा, टाइपिंग में जो है क्या हो जाता है। तो अब बात करते हैं मध्य एशिया वाले मत की। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर मतों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मत यही है, और सर्वमान्य भी है। तो इसी में थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है। तो इस संदर्भ में कि किन विद्वानों ने कहा था कि मध्य एशिया के थे आर्य लोग, तो 1800, अगर इसमें बात की जाए तो 1820 में एक विद्वान थे जे जी रोड करके विद्वान थे। प्लस 1895 में एक विद्वान थे जिन्हें कहते हैं मैक्स मूलर महोदय। इन्हीं का मत सबसे ज़्यादा मान्य है, मैक्स मूलर। ये क्या कहते हैं, ध्यान समझिएगा। इनका कहना है कि जो आर्य थे, आर्य मूलतः कहाँ रहते थे? मध्य एशिया में थे। कहाँ पर थे? मध्य एशिया में थे। और समय के साथ में क्या किया, इन्होंने पलायन किया, और इनकी 2 शाखाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? इनकी जो यहाँ से ये पलायन करते हैं और आगे चल के आर्य 2 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। कौन कौन सी 2 शाखाओं में? एक शाखा इनकी ईरान में बस जाती है,
ईरान में बस जाती है और एक शाखा जा कर के भारत में बसती है। इन्होंने ऐसा दावा क्यों किया? क्योंकि इन्होंने जो ईरान वाले आर्य थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था क्या? जिंद अवेस्ता। क्या नाम था? इस ग्रंथ का नाम था जिंद अवेस्ता। और जो भारत के आर्यों ने ग्रंथ लिखा उसका नाम था ऋग्वेद। और इन दोनों ग्रंथों में देखें क्या, इन दोनों ग्रंथों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे शब्दों में क्या देखने को मिलती है? हमें समानता देखने को मिलती है। जहाँ तक कि कुछ इतिहासकार जिंद अवेस्ता की ऋग्वेद से तुलना भी कर देते हैं। तो ये काफ़ी सटीक बैठता है कि जब दोनों पहले साथ में रहते थे तो उनकी विशेषताएं भी क्या है? एक जैसी होंगी। तो उनकी किताबों में दोनों की देखा गया तो काफ़ी हद तक मिलता है। इसलिए जो है इस मत को ज़्यादा स्वीकार किया जाता है। तो यही क्या है? मध्य एशिया वाला मत है। इसको आपको क्या करना है, जब वो बनाएंगे तो साथ में एक मैप के माध्यम से भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से आए हुए थे। तो बताऊंगा मैं किस प्रकार से दिखाना है, आगे लिखा हुआ है, मेरे द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में। तो उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इसका प्रतिपादन किसने किया हुआ था? तो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था, उत्तरी ध्रुव। और इनकी पुस्तक है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? आर्कटिक आर्कटिक होम ऑफ आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो आर्यों का जो मूल स्थान था वो क्या था? उत्तरी ध्रुव क्षेत्र था। ऐसा किसने कहा? ये इनकी मान्यता थी, किनकी? बाल गंगाधर तिलक की। और इन्होंने कहा कि पहले की वहाँ पर जलवायु थी, जो क्या थी, वहाँ की पहले जलवायु जो थी वो आराम से रहने लायक थी, इसलिए आर्य वहाँ रहते थे। परंतु बाद में जलवायु परिवर्तन हुआ तो वो नहीं रह पाए, फिर उनका क्या हुआ? पलायन हुआ। और पलायन होकर के वो कहाँ आ गए? भारत में बस गए। यह मान्यता किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। इसका वो प्रमाण के रूप में क्या देते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि 6 माह के दिन और 6 माह की रात का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में दीर्घकालीन ऊषा का उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब भी होता है एक लंबी सुबह और 6 माह के दिन और रात ध्रुवीय प्रदेशों में ही संभव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका मत। और भारत को जो मान्यता देते हैं कि आर्य कहीं के नहीं थे, भारत के ही थे, तो इसमें माना गया है कि आर्य जो थे सप्त सैंधव प्रदेश के थे। कहाँ थे? सप्त सैंधव प्रदेश के थे। जो 7 नदियों का प्रदेश है, पंजाब वाला क्षेत्र है, वही क्या है आपका? सप्त सैंधव प्रदेश है। जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, सरस्वती, ये सभी नदियाँ क्या हो जाएंगी? सप्त सैंधव प्रदेश बनाती थी। और ये जिन्होंने कहा हुआ है तो अविनाश चंद्र ने इसका समर्थन किया है। अविनाश चंद्र नामक भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने ही कहा हुआ है कि आर्य कहाँ के थे? अविनाश चंद्र ने, कि भारत के थे। इसके अलावा गंगानाथ झा नाम के इतिहासकार हैं। कौन? गंगानाथ झा नाम के इतिहासकार हैं। ये कहते हैं आर्य जो है ब्रह्मर्षि प्रदेश के थे। कहाँ के थे? ब्रह्मर्षि प्रदेश भी भारत में ही पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के थे। तो इनमें अगर सब में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मान्यता किसे दी जाती है? सप्त सैंधव प्रदेश को दी जाती है। लेकिन दूसरी ओर जो यूरोपीय इतिहासकार हैं वो कहते हैं ये भारतीय लोग जो क्या हैं? भावुकता हैं। ये भावुकता के कारण ही बोल रहे हैं कि भारत के हैं। परंतु ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमाण और आधुनिक रिसर्च ने भी यह सिद्ध किया है। और एक जो पश्चिमी विद्वान हैं उनके एक वर्ग ने भी इस मत का समर्थन किया है कि ये लोग जो कहाँ के थे? भारत के ही थे। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो कौन सा है? सप्त सैंधव प्रदेश वाला मान्य है कि आर्य कहाँ के थे? सप्त सैंधव प्रदेश के थे। तो ध्यान रखिए, आर्य कहाँ के थे? सप्त सैंधव प्रदेश के थे। इसे मान्यता मिली है। तो ये अलग से 5 नंबर में प्रश्न होता है कि आखिर इन्हें किस कारण से स्वीकार किया जाए कि आर्य जो है सप्त सैंधव प्रदेश के थे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात ये है कि ऐसी जानकारी हमें ऋग्वेद में कहीं नहीं मिलती। यह ऋग्वेद में जो है यह जानकारी नहीं मिलती, कहीं भी उल्लेख नहीं है कि आर्य कहाँ से आए हुए हैं। अगर आर्यों ने सब कुछ लिखा हुआ है तो यह भी लिखते कि हम वहाँ से आए हुए हैं, यह जानकारी वहाँ पर नहीं है। तो आर्यों के जो है आने का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है अगर वो कहीं से आए ही नहीं थे तो क्या उल्लेख करेंगे। दूसरी बात करेंगे
कि आर्य लिखते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश जो है, क्या सप्त सैंधव प्रदेश है, ऋग्वेद में ऐसा लिखते हैं, वह हमारी क्या है, मातृभूमि है। क्या लिखते हैं, उसे अपनी मातृभूमि बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वे सप्त सैंधव प्रदेश के ही थे। अगर बात करें कि जो मूल संस्कृत है और जो वर्तमान में बोली जाने वाली भाषा है, उनमें क्या है, और इंडो यूरोपियन जो भाषा है, यूरोपियन भाषा है, उसमें भी क्या देखने को मिलती है, हमें समानता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं ये भारत के ही लोग थे। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर भौगोलिक समानता भी देखने को मिलती है। जिस प्रकार की भौगोलिक पर्यावरण का उल्लेख हमें ऋग्वेद में, आर्यों द्वारा लिखित ग्रंथ ऋग्वेद में जो हमें देखने को मिलता है, वो भौगोलिक समानता भारत के क्षेत्रों में मौजूद है। तो इन तर्कों के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बात सिद्ध कर सकते हैं कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के ही थे। तो ये जो है सभी मतों का हमने थोड़ा थोड़ा मूल्यांकन किया। आपको प्रत्येक में जो है 4-4 लाइनें बताना है, लगभग 20-20 शब्द जो है बताना है, और अंत में क्या करना है, आपको निष्कर्ष बताना है। और निष्कर्ष में क्या बता देंगे, निष्कर्ष में बता देंगे कि पाश्चात्य विद्वान भारतीय विद्वानों के तर्क को भावुकता का परिणाम मानते हैं, परंतु आधुनिक अनुसंधान तथा पाश्चात्य विद्वानों के एक वर्ग ने भारतीय निवास का समर्थन किया है। तो ये ज़्यादा करके आपको क्या कर देना है, सप्त सैंधव प्रदेश को मान्यता प्रदान कर देनी है। अब देख लेते हैं कि हमने कैसा लिखा हुआ है और आपको कैसा लिखना है। ये मॉडल आपको चाहिए, पूरा का पूरा PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा। तो रत्निन देखिएगा, रत्निन क्या होते थे, उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी होते थे। प्रमुख कौन थे, प्रमुख रत्निन में पुरोहित, महिषी और सेनानी थे। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में इनकी संख्या 12 बताई गई है। कुशीदिन जो है, सूदखोरों को कुशीदिन कहा गया है, इनकी जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, यह एक निंदनीय कार्य माना गया था। पूषण की बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में इन्हें क्या कहा गया, शूद्रों का देवता कहा गया। त्रिऋण की बात करें, जो 3 ऋण होते थे वो थे, पितृ ऋण था आपका, ऋषि ऋण था और देव ऋण था। मोक्ष प्राप्त हुई है तो पूर्व इनकी आवश्यकता होती थी, मतलब मोक्ष प्राप्त करने से पहले इनकी आवश्यकता। कब ये ऋण चुकाए जाते थे, तो गृहस्थ आश्रम में चुकाए जाते थे। अगली बात करते हैं 10 जन। तो 10 जन आप देखिएगा, पंचजन हैं, पुरु, यदु, द्रुहु, तुर्वसु और अनु, ये क्या हो जाएंगे, पंचजन आर्यों वाले हो जाएंगे। अनार्य जन थे शिवी, भलानस, पक्त और विषाणनी जो है, ये आपके 5 अनार्य जन हो जाएंगे। अब देखिएगा, आपको ये अंतर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में क्या करना था, अंतर करना है। तो कुछ विद्वान कुछ सिंधु तथा वैदिक सभ्यता को एक ही सभ्यता का क्या मानते हैं, अंग मानते हैं, यद्यपि अधिकांश मत दोनों को अलग स्वीकार करते हैं। अंतर करना है आपको। यहाँ आधार सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। निवास, इनका निवास नगरीय क्षेत्रों में था, पक्के घर होते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, इनके घर कच्चे होते थे। व्यवसाय जो है, इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि पशुपालन था। युद्ध दृष्टिकोण, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शांति प्रिय थे और यह जो क्या थे, युद्ध प्रिय थे। उदाहरण दशराज युद्ध थे। धर्म की बात करें तो यह मातृ प्रधान धर्म था, यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी। यह पुरुष देवताओं की प्रधानता यहाँ देखने को मिल जाती है। धातु का प्रयोग, चांदी का प्रयोग होता था, कांसा तांबा का प्रयोग होता था, यहाँ पर लोहा, सोना और तांबा का प्रयोग होता था। ये अंत में आप निष्कर्ष बता दें कि इस प्रकार यह स्पष्ट है, हो जाता है कि दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त अंतर था, इन्हें एक दूसरे से संबंधित नहीं माना जा सकता। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति, तो आप बता सकते हैं, ये परिचय हो जाएगा कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य पूर्णतः प्राकृतिक जीवन शैली का अनुसरण करते थे और इनकी मुख्य संपत्ति जो है गाय थी। पशुपालन, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्राथमिक आर्थिक क्रिया थी और प्रमुख पशु गाय, बैल, घोड़ा आदि थे। कृषि जो है आजीविका का इनके साधन था, मुख्यतः यव, व्रीह, इच्छु, मुद्ग, गेहूं इत्यादि की खेती की जाती थी। उद्योग धंधे, इस समय हस्तशिल्प उद्योग प्रचलित था, लोहार, बढ़ई, कुंभकार, स्वर्णकार आदि प्रमुख थे। वस्त्र उद्योग भी महत्वपूर्ण था। व्यापार वाणिज्य, तो बता सकते हैं आपकी व्यापार पणि नामक व्यापारी करते थे, जो वस्तु विनिमय पर आधारित थे। प्रमुख जो है वस्तु विनिमय के साधन होते थे, कौन कौन से, गाय, इंद्र की मूर्ति। इंद्र की मूर्ति जो है 10 गाय के बराबर होती थी। कितनी होती थी, एक मूर्ति जो है 10 गाय के बराबर होती थी। निष्क जो है बाद में सिक्का कहलाया था। अतः ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राकृतिक क्रिया पर आधारित थी। अब देख लेते हैं ये वाला प्रश्न जो आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि आर्यों के मूल निवास को लेकर के इतिहासकारों मतभेद है। उन्होंने भाषा विज्ञान,
शरीर रचना, इतिहास, पुरातत्व आदि के आधार पर अपने मत को दिए हैं, जो निम्न प्रकार है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में 4 मत हैं कि आर्य यूरोप से संबंधित थे, मध्य एशिया के थे, उत्तरी ध्रुव के थे, भारत के ही थे। किसने क्या कहा हुआ है देखिएगा। तो जो यूरोप का समर्थन करते हैं वो पश्चिमी विद्वान हैं, और आधार क्या देते हैं, भाषा विज्ञान का आधार देते हैं। यूरोप की जो लिथुनियन भाषा के शब्दों का भारोपीय भाषा में पाया जाना जो है इनका कारण है ये कहने का। 3 संभावित क्षेत्र हैं यूरोप के अंतर्गत जहाँ के आर्य हो सकते हैं। डेन्यूब नदी घाटी का क्षेत्र अथवा हंगरी का क्षेत्र। प्रोफेसर गाइल्स ने कहा हुआ है ये कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में भौगोलिक पर्यावरण से तुलना करने के कारण ये कहा हुआ है। दूसरा, जर्मनी से मानते हैं, स्कैंडिनेविया क्षेत्र से जर्मनी के, और यहाँ पर जो है भाषा के कारण यहाँ भी कहा हुआ है इंडो यूरोपीय भाषा। दक्षिण रूस से भी कुछ लोग मानते हैं, तो आप इनका डिटेल बता सकते हैं, परंतु पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, उसके हिसाब से लिखना है। तो अब इस मत को क्या करना है, आपको थोड़ा सा ये बताना है निष्कर्ष टाइप का कि उपरोक्त तर्क बहुत कमज़ोर है, क्योंकि इनका खंडन जो है ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों के से होता है। जिन तर्कों के आधार पर ये विद्वान कहते हैं कि ये लोग यूरोप के थे, तो इनका उल्लेख ही ऋग्वेद में नहीं मिलता है, तो उनका खंडन हो जाता है। अब ये मत जो सर्वाधिक मान्य है कि ये लोग कहाँ के थे, मध्य एशिया के थे, तो मध्य एशिया के थे। इसका समर्थन करने वालों में 1820 में जे.जी. रोड तथा 1895 में मैक्स मूलर द्वारा दिया गया। आर्य मूलतः कहाँ के थे, किस प्रकार से कहते हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया, बहुत बड़ा लिखा हुआ था ये, मैंने इसे जो क्या किया है तोड़ तोड़ के लगभग जो जितना लिखा जा सकता है उस हिसाब से बनाया हुआ है कि आर्य मूलतः मध्य एशिया के थे। इन्होंने क्या किया, दक्षिण पूर्व की ओर पलायन किया, और इनकी 2 शाखाएं हो गई, एक ईरानी शाखा, एक भारतीय शाखा। ईरानी शाखा ने जो है जिंदावेस्ता ग्रंथ लिखा, तथा भारतीय शाखा ने ऋग्वेद लिखा, जिनमें क्या है आपको समानता देखने को मिल जाती है। इतने शब्द आप डाल देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो आपको स्टोरी यहाँ की पता है। ये मैप के माध्यम से भी हमने कुछ बताने का प्रयास किया है कि ये जो है आर्य हैं अपने मूल निवास स्थान से चलते हैं, बाद में कुछ आर्य ईरान में बस जाते हैं, और कुछ आर्य आगे बढ़ कर कहाँ पर आते हैं, भारत में आ जाते हैं। ये मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगली बात करते हैं, जो उत्तरी ध्रुव के थे आर्य, ये किसने कहा हुआ था, इसका प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक ने कहा किया हुआ था। इनकी पुस्तक थी आर्कटिक होम ऑफ वेदास। मान्यता इनकी क्या है कि आर्य मूलतः उत्तरी ध्रुव के थे, बाद में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की ओर पलायन किया। इनका आधार क्या है बताने का, ऐसा ऋग्वेद में दीर्घकालीन ऊषा शब्द, 6 माह के रात दिनों का जिक्र होना। फिर इसके बाद है कि आर्य भारत के ही थे। भारतीय विद्वानों ने आर्यों का निवास सप्त सैंधव प्रदेश किसने माना है, अविनाश चंद्र ने। ब्रह्मर्षि प्रदेश गंगानाथ झा ने, मध्य देश आदि को माना है। सप्त सैंधव प्रदेश अधिक मान्य है, क्योंकि इनके आधार पर तर्क दे सकते हैं आप कि मूल संस्कृत व इंडो यूरोपीय भाषा में समानता है। ऋग्वेद में बाहर से आने की जानकारी नहीं मिलती। आर्य सप्त सैंधव प्रदेश को मातृभूमि मानते हैं। भौगोलिक समानता देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से आप निष्कर्ष बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आज का हमारा जो है सेशन हो गया। अगर आपको जो है यह क्लास अच्छी लगी है तो आप क्या कर दिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और यदि आप आंसर राइटिंग के माध्यम से अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं और आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप का नाम क्या है, GS क्विज चैम्पियन ग्रुप जो है। आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर सर्च कर, यूट्यूब पर कहता हूँ टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको जो है हमारा ग्रुप मिल जाएगा, और वहीं पर जुड़ जाइएगा, इस प्रोग्राम जुड़िएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद।